तो भाई लोग, ये वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि छिनमू सारे स्कॉलर्स और नेशनल मास्टर एक डेंजरस जर्नी में निकल चुके हैं, जिसमें नेशनल मास्टर का सामना होगा रिबेलियंस आर्मी के साथ। और आगे क्या क्या होगा देखेंगे इस वीडियो में। और आपने पिछले वीडियो में काफी ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दिया था, इसलिए आज मैं दिल खोल के इसे एक्सप्लेन करने वाला हूँ। तो अब वीडियो को लाइक कर दो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि हमने इसके पिछले एपिसोड में देखा था कि नेशनल मास्टर ने चिनमू और सारे स्कॉलर्स को 5 एलिमेंट्स रेल्म के पांचों प्रकार की एनर्जी के बारे में बताते हैं। और उन्होंने कहा, तुम्हारे बैच के छात्र बहुत ही मूर्ख हैं, अब तक का सबसे घटिया बैच जिसे मैंने पढ़ाया है। अब नॉवेल में आगे चेन वान यून और बाकी लोगों को बहुत बड़ा झटका लगा और सी युन शियांग भी इसे एक्सेप्ट नहीं कर पाई। किन्मू को लगा कि ऐसा इसलिए नहीं था कि वे बहुत मूर्ख थे, बल्कि इसलिए था क्योंकि इटर्नल पीस के नेशनल मास्टर बहुत चतुर थे। 500 वर्षों में एक बार प्रकट होने वाली इनकॉम्परेबल टैलेंट के कारण वह महज एक एक्सप्लेनेशन और एक हिंट से किसी भी लॉजिक को समझ सकता था। उसे दूसरों के मार्गदर्शन की भी आवश्यकता नहीं थी और वह नेचुरली अनेक रीजंस को कॉम्प्रिहेंड कर सकता था। हालांकि अन्य लोगों के पास उनकी जैसी हेवन डिफाइंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं थी। टैलेंट्स के बीच भी बहुत बड़ा गैप था। भले ही चेन वानायुन और बाकी लोग 10,000 में एक टैलेंट्स थे जिनमें असाधारण योग्यता या असाधारण समझ थी, फिर भी वे उस मॉन्स्टर के सामने बहुत ही हीन थे जो हर 500 साल में एक बार प्रकट होता है और जिसकी योग्यता और समझ वर्ल्ड में सबसे श्रेष्ठ थी। जिन चीजों को इटर्नल पीस के नेशनल मास्टर सरल समझते थे, वास्तव में उन्हें शांत होकर समझने की जरूरत थी। नेशनल मास्टर और उनके बीच टैलेंट का अंतर सचमुच हेवन एंड अर्थ जैसा था। ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची को उदाहरण के तौर पर लें। क्या आपको लगता है कि ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची वास्तव में वुड एट्रीब्यूट है? नेशनल मास्टर ने धैर्यपूर्वक उनका मार्गदर्शन करते हुए कहा, क्या आपने कभी रियल ग्रीन ड्रैगन को देखा है? मैंने देखा है और मैंने जो ग्रीन ड्रैगन देखा वह हवा और बिजली, आग और पानी को कंट्रोल कर सकता था, न कि केवल वुड एट्रीब्यूट को। वैसे वुड एट्रीब्यूट क्या होता है? अगर आप किसी तख्ते को गले लगाकर 2 बार काटते हैं तो क्या वह वुड एट्रीब्यूट है? सिर्फ इसलिए यह मत मान लीजिए कि ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची में वुड एट्रीब्यूट है क्योंकि ग्रीन ड्रैगन शब्द में ग्रीन रंग है। अगर आप ऐसा मानेंगे तो आप सचमुच मूर्ख हैं। सभी को एक और झटका लगा और यहाँ तक कि किन्मू को भी निराशा का एहसास हुआ। यहाँ तक कि विद्वान व्यक्ति भी ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची को वुड एट्रीब्यूट से युक्त मानता था। लेकिन अब इस बारे में सोचने पर ओल्डमा द्वारा ग्रीन ड्रैगन वाइटल ची का प्रयोग करते समय वुड एट्रीब्यूट का कोई निशान नहीं था, बल्कि उसमें विंड और लाइटिंग का अंतर संबंध था। ऐसा प्रतीत होता था कि उसे जो जानकारी थी उससे कुछ विचलन हो गया था। अगर नेशनल मास्टर ने इस ओर ध्यान न दिलाया होता तो शायद उसकी यह गलतफहमी बनी रहती। वास्तव में 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर के लिए कई टेक्निक हैं जिन्हें आप सीख सकते हैं। उनमें से कुछ 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर की बैटल पावर को खोलने में स्पेशलाइज्ड रखती हैं, नेशनल मास्टर ने कहा। 5 एलिमेंट्स रियलम की बैटल पावर अत्यंत अद्भुत है, लेकिन यदि आप इसको कल्टीवेट नहीं कर पाते हैं तो भी कोई बात नहीं। इससे अन्य डिवाइन ट्रेजर्स को प्राप्त करने में आपको कोई बाधा नहीं आएगी। फ्यूचर में आप केवल थोड़े कमजोर होंगे, लेकिन जैसे जैसे आप मैग्नीफाई होते जाएंगे यह मामूली गैप धीरे धीरे बढ़ता जाएगा और आप जितने अधिक डिवाइन ट्रेजर्स प्राप्त करेंगे यह गैप उतना ही बढ़ता जाएगा। उसने आकाश में 2 ट्रायंगल्स बनाए। एक ट्रायंगल का ऊपरी कोण छोटा था और दूसरे का ऊपरी कोण बड़ा। फिर उसने ट्रायंगल में 6 क्षैतिज रेखाएं खींची और कहा, इस पिक्चर में बनी 7 रेखाएं प्रत्येक रेल्म की पावर को दर्शाती हैं। दूसरी लाइन 5 एलिमेंट्स रेल्म की है। यदि तुम ठीक से कल्टीवेशन नहीं करोगे तो दूसरी लाइन बाकी लाइन से थोड़ी छोटी होगी, फिर तीसरी लाइन और भी छोटी हो जाएगी। जब तुम ट्रायंगल के निचले सिरे तक पहुंचोगे, जो डिवाइन ब्रिज रेल्म है, तब तुम बाकी लोगों से काफी छोटे हो जाओगे और पावर का गैप लगभग आधा हो जाएगा। यदि ओपोनेंट तुम्हें मारना चाहे तो उसे बस 1 या 2 मूव्स ही काफी होंगे। उनका एग्जाम्पल बहुत सीधा था और उसने उन्हें झकझोर दिया। जिन 2 व्यक्तियों के स्पिरिट एम्ब्रियो रेल्म और 5 एलिमेंट्स रेल्म में स्पष्ट रूप से कोई खास गैप नहीं था, डिवाइन ब्रिज रेल्म तक पहुंचने पर उनके कल्टीवेशन के बीच इतना बड़ा गैप आ गया। बहुत कम लोग इस बात पर ध्यान देते थे और उनका एकमात्र लक्ष्य अपने कल्टीवेशन रेल्म को बढ़ाना था। सी युन शियांग ने अचानक पूछा, नेशनल मास्टर की लाइन क्या है?
डिवाइन ब्रिज रेल्म के अन्य कल्ट मास्टर्स की तुलना में आपका एंगल कितना बड़ा है? नेशनल मास्टर ने आकाश में एक स्ट्रेट लाइन ड्रू की और उदासीनता से कहा, मैं यही हूं। अन्य लोगों की कल्टीवेशन कितनी भी स्ट्रॉन्गर क्यों ना हो, उनका कोण हमेशा मेरे कोण से छोटा होगा। उसने अपनी हेवन डिफाइंग प्रतिभा और कॉम्प्रिहेंशन समझ के कारण ऐसा कहने का साहस किया। उनमें व्यावहारिक रूप से कोई खामी नहीं थी। अन्य लोगों की आकृति 7 पैरेलल लाइंस की थी, जबकि उसकी आकृति एक दूसरे के ऊपर स्थित 7 लाइंस की थी, जो दूसरों की तुलना में कहीं अधिक स्ट्रॉन्गर थी। हेवनली रिकॉर्ड के फ्लोर में 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर से संबंधित टेक्निक्स का आप संदर्भ ले सकते हैं, जैसे कि एल्डर रु शुआनकिन द्वारा लिखित मिनट्स ऑफ सुप्रेसिंग स्टार्स, मंक युआन कॉन्ग द्वारा लिखित ए स्ट्रगल ऑफ द 5 फेज, ड्यूक वेई द्वारा लिखित 5 लॉज ऑफ जुपिटर और 5 विटल्स ऑफ मिलिट्री डिसिप्लिन बाय जनरल ऑफ हेवनली स्ट्रैटेजीज। इन सभी को पढ़ने के बाद आप अपने 5 एलिमेंट्स रियलम के लिए एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन तैयार कर लेंगे। जिन लोगों का उन्होंने उल्लेख किया था, वे वर्तमान शाही दरबार के सर्वोच्च अधिकारी थे। एल्डर ज्वानकिन एक महिला थीं, जिन्हें युवराज की ग्रैंड ट्यूटर के रूप में नियुक्त किया गया था। मंक युआन कॉन्ग को ग्रैंड मार्शल के पद पर नियुक्त किया गया था और ड्यूक वेई का उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं थी। जनरल ऑफ हेवनली स्ट्रैटेजीज प्रतिष्ठित किन फैमिली के हेड थे? ये कुछ लोग जो या तो एरिस्टोक्रेटिक फैमिलीज में पैदा हुए थे या प्रसिद्ध थे, सभी कल्ट मास्टर लेवल एग्जिस्टेंसेस थे जो डिवाइन ब्रिज रेल्म तक पहुंच चुके थे। सभी ने जल्दी से टेक्निक्स के नाम याद कर लिए। चेन वानयुन थोड़ा असमंजस में था। उसने इस एक्सपीरियंस के बाद सीधे 6 डायरेक्शंस रेल्म में प्रवेश करने की योजना बनाई थी, लेकिन नेशनल मास्टर के वर्ड्स सुनने के बाद उसने अपने रेल्म को सप्रेस रखने का निश्चय किया। वह इंपीरियल कॉलेज लौटने और अपनी फाउंडेशन मजबूत करने के बाद ही 6 डायरेक्शंस वॉल तोड़ेगा। किन्मू अचंभित रह गया। उसे सडनली ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में वर्णित कुछ ऐसी टेक्निक्स याद आ गईं जिनका उपयोग स्पेशली रूप से 5 एलिमेंट्स डिवाइन ट्रेजर की कल्टीवेशन के लिए किया जाता था। ग्रेट एजुकेशन हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में टेक्निक्स की एक विस्तृत श्रृंखला थी, जिनमें से अधिकांश टेक्निक्स बहुत जटिल नहीं थीं और उन्हें टॉप नॉच टेक्निक्स नहीं माना जा सकता था। ये टेक्निक्स आमतौर पर डिसाइपल्स को सिखाई जाती थीं। ग्रेट एजुकेशन हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में वर्णित ऑलमोस्ट सभी टेक्निक्स और डिवाइन आर्ट्स उनके महत्व के कारण प्रचारित की गईं और गुप्त नहीं रखी गईं। हालांकि कुछ टेक्निक्स ऐसी थीं जिन्हें समझना कठिन था और जिनका गलत तरीके से कल्टीवेट करना आसान था, इसलिए उन्हें डेविल कल्ट के रूप में रेप्यूटेशन प्राप्त हुई। किन्मू ने शुरू में इन टेक्निक्स का आगे स्टडी नहीं किया, लेकिन नेशनल मास्टर के मार्गदर्शन के बाद उन्हें तुरंत एहसास हुआ कि क्या ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स में स्वतंत्र रूप से दिखाई देने वाली टेक्निक्स ही कल्टीवेशन का सीक्रेट नहीं थीं। ये टेक्निक्स, जो देखने में बिखरी हुई और कमजोर लग रही थीं, केवल 5 एलिमेंट्स रियलम को कल्टीवेट करने की मेथड तक ही सीमित नहीं थीं। संभवतः इनमें 6 डायरेक्शन रियलम, 7 स्टार्स रियलम और यहाँ तक कि सेलेस्टियल बीइंग, लाइफ एंड डेथ एंड डिवाइन ब्रिज के लिए भी टेक्निक्स शामिल थीं। हेवनली डेविल कल्ट के प्रत्येक हॉल मास्टर ने इन टेक्निक्स को अपने फॉलोअर्स को सिखाने से पहले सीखा और इस प्रकार 360 हॉल का गठन हुआ। किन्मू ने इन टेक्निक्स को वीक समझा था और इन्हें यूनिटी टेक्निक में शामिल नहीं किया था। अब नेशनल मास्टर के अनइंटेंशनल वर्ड्स ने उन्हें एक स्पष्ट मार्ग दिखा दिया था। ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सिर टेक्निक में टेक्निक्स तो है, लेकिन स्किल्स नहीं। इसमें कमियां हैं। लेकिन अगर इसे ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्चर्स के साथ मिलाया जाए तो यह एक परफेक्ट कॉम्बिनेशन साबित हो सकता है। किन्मू एक्साइटमेंट से भर गया और उसने तुरंत 5 एलिमेंट्स रेल्म की कल्टीवेशन मेथड्स को समझ लिया। ये 5 मेथड्स थीं: सैटर्न सॉवरेन्स अर्थ मार्क्विस ट्रू टेक्निक, जुपिटर सॉवरेन्स वुड मार्क्विस ट्रू टेक्निक, मार्स सॉवरेन्स वाटर मार्क्विस ट्रू टेक्निक, मार्स सॉवरेन्स फायर मार्क्विस ट्रू टेक्निक और वीनस सॉवरेन्स गोल्ड मार्क्विस ट्रू टेक्निक। कुछ समय बाद ही उसने इन 5 ट्रू टेक्निक्स को 5 एलिमेंट्स रेल्म की ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सिर टेक्निक में मर्ज करने का प्रयास शुरू कर दिया। यूए किंग होंग और बाकी लोग नेशनल मास्टर से सोर्ड स्किल्स सीख रहे थे और नेशनल मास्टर चलते चलते बातें कर रहे थे। उन्हें जो कुछ भी पता था वो सब बता रहे थे। हालांकि इससे पहले कि वे कुछ समझ पाते, नेशनल मास्टर अगले स्थान पर चले गए थे, जिससे वे परेशान हो गए।
नेशनल मास्टर की एक्सप्लेनेशन फास्ट नहीं थी। उनके लिए इसे तुरंत समझना कठिन था और इसे धीरे धीरे समझने में समय लगा। हालांकि उन्होंने इसे स्पष्ट करने का साहस नहीं किया, क्योंकि उन्हें डर था कि कहीं वे एक बार फिर सबसे लाउजिएस्ट क्लास के रूप में घोषित न हो जाए। यूए किंग होंग द्वारा सोर्ड स्किल्स के बारे में कंसल्टी लेने के बाद मंक युन क्यू ने उनसे बुद्धिस्ट स्किल्स के बारे में पूछा। नेशनल मास्टर को भी बुद्धिस्ट का ज्ञान था और वे पहले भी ओल्ड रुलाई से कंसल्ट लेने के लिए ग्रेट थंडरक्लैप मॉनेस्ट्री में जा चुके थे। उनका स्पीच स्वाभाविक रूप से हेवनली फ्लावर्स की वर्षा के समान था। युन क्यू से कंसल्टी लेने के बाद चेन वानयुन ने उनसे स्वॉर्ड स्किल्स और बैटल टेक्निक्स के फ्यूजन के बारे में पूछा। चांसलर बाशान के साथ कुछ समय तक कल्टीवेशन करने के बाद चांसलर बाशान ने उन्हें 7 वेज सिखाए और स्वॉर्ड स्किल्स को निखारने के लिए मार्गदर्शन भी दिया। इस प्रकार चेन वानयुन ने स्वॉर्ड और नाइफ दोनों की कल्टीवेशन का पाथ अपनाया। सी युन शियांग ने भी इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर से कल्टीवेशन के संबंध में कुछ क्वेश्चंस पूछे और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उन पर अधिक ध्यान दिया, उन्हें डिटेल से और दूसरों की तुलना में थोड़ा अधिक समझाया। जब सी युन शियांग यंग पेट्रियार्क के साथ कल्टीवेट करने गई तो वह उनसे कुछ बार मिल चुकी थी और पास्ट में उनसे कुछ सुझाव प्राप्त कर चुकी थी। वुल्फ स्लेव ने एक पल के लिए संकोच किया और हिम्मत जुटाकर उससे नाइफ स्किल्स के बारे में सलाह ली। इटर्नल पीस के शाही गुरु ने उसकी ओर देखा और पूछा, वॉरियर ऑफ वुल्फ स्टोर कंट्री। वुल्फ स्लेव ने चिंता से अपना सिर हिलाया। नेशनल मास्टर ने बेफिक्री से कहा, एजुकेशन सबके लिए है, चाहे तुम्हारा बैकग्राउंड कुछ भी हो। मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम किस रेस के हो। इतना कहने के बाद उन्होंने उसे स्वॉर्ड स्किल के बारे में मार्गदर्शन दिया और जो कुछ भी उन्हें पता था उसे छिपाए बिना अपनी बात पूरी करने से पहले ही रुक गए। कुछ देर बाद सब लोग चुप हो गए, क्योंकि वे बिना आवाज किए उसके शब्दों को समझने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि नेशनल मास्टर ने ज्यादा कुछ नहीं कहा, फिर भी उनके लिए कुछ समय के लिए समझना काफी था। हु लिंगर ने ड्रैगन किलिन के सिर पर बैठे हुए उनसे यह सवाल पूछकर चुप्पी तोड़ी, इंपीरियल प्रिसेप्टर, क्या आपने पहले डेमन कल्चरेशन का अध्ययन किया है? नेशनल मास्टर ने सिर हिलाते हुए कहा, कभी नहीं किया। हु लिंगर की आंखें चमक उठीं और उसने स्पष्ट स्वर में कहा, मैं तुम्हें सिखा सकती हूँ। वह बहुत गंभीर लग रही थी। नेशनल मास्टर ने गंभीरता से पूछा, क्या मैं आपसे मार्गदर्शन मांग सकता हूँ? हु लिंगर ने उसे अपने कल्टीवेशन नॉलेज और सर्जिंग रिवर ड्रैगन पैलेस के बुक्स के कलेक्शन के बारे में बताया, से प्राप्त ज्ञान के बारे में बताया। उसने उसे स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक के बारे में भी बताया, जिसमें उसने स्वयं की समझ को भी शामिल किया था। नेशनल मास्टर चुपचाप सुनते रहे और जब हु लिंगर ने अपनी बात समाप्त कर ली तो उन्होंने अचानक पूछा, क्या डीमन रेस के पास कोई डिवाइन ट्रेजर नहीं है? आपकी कल्टीवेशन से जो कुछ आपने सीखा है उसके अनुसार डिवाइन ट्रेजर से संबंधित कोई कल्टीवेशन नहीं थी। हु लिंगर ने सिर हिलाते हुए जवाब दिया, हमारे पास नहीं है, इसलिए हमें ह्यूमन फॉर्म प्राप्त करने के लिए कड़ी मेहनत करनी होगी। एक बार जब हमें ह्यूमन फॉर्म मिल जाएगा तो हम एक बहुत पावरफुल डीमन किंग बन जाएंगे। मैंने पहले भी कुछ डीमन किंग्स को देखा है और उनके पास वाकई असामान्य एबिलिटीज होती हैं। नेशनल मास्टर ने कहा, फॉर्म बदलने के लिए आपने पहले जिन स्पिरिट टेक्निक्स का जिक्र किया था वे बहुत इंटरेस्टिंग थी। ऐसा लगता है कि इस टेक्निक से अनगिनत चेंजेस किए जा सकते हैं। उन्होंने स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक का डिटेल में एक्सप्लेन किया और हु लिंगर और भी अधिक मंत्रमुग्ध हो गई। जब नेशनल मास्टर ने अपना व्याख्यान समाप्त किया तो वह होश में आई और आश्चर्य से बोली, मैंने अभी कहा था कि मैं आपको सिखाना चाहती हूँ, यह कैसे हो गया कि आप मुझे सिखा रहे हैं? नेशनल मास्टर ने कहा, हम एक दूसरे को सिखाते हैं। हु लिंगर ने जोर से सिर हिलाया। उसके नीचे मौजूद ड्रैगन किलिन ने फुफकारा और अपनी आंखें घुमाईं। इसी क्षण आकाश में लाइट प्रकट हुआ और उनकी ओर बढ़ने लगा। नेशनल मास्टर ने एक नजर डाली और उनकी निगाह किन्मू के बॉडी पर टिक गई। वे लाइट्स एकत्रित होकर किन्मू के सिर के ऊपरी हिस्से से उसके बॉडी में प्रवेश कर गए। अधिकाधिक लाइट प्रकट हुए और धीरे धीरे एक पतली रेड कलर फायर की लाइट फ्लो में परिवर्तित हो गए। हु लिंगर ने छूते ही उसके पंजे पर बालों का एक गुच्छा जल गया। उसने तुरंत अपना पंजा पीछे खींच लिया। कुछ ही समय बाद किन्मू की ऑरा तेजी से बढ़ी और उसके बॉडी से फ्लेम्स निकलने लगीं, जो उसे फायर क्लाउड की तरह घेर लिया। हु लिंगर अभी भी अचंभित थी जब उसने 2 चटकने की आवाजें सुनी और उसके सिर से 2 सींग निकल आए। उसकी नाक के छिद्र धीरे धीरे ऊपर उठने लगे
और बाहर की ओर फैल गए, जिससे आग की लपटों के साथ सफेद धुएं की 2 लकीरें निकलीं। हुलिंगर विस्मय से चिल्लाई और किन्मू की हड्डियों में विचित्र परिवर्तन होते देख उसे 2 छटकने की आवाजें सुनाई दी। उसकी जांघें मोटी हो गईं और उसका बॉडी भी लंबा हो गया। उसकी मेरिडियंस बाहर की ओर उभरने लगीं और उसके पूरे शरीर पर फ्लेम मार्किंग्स बन गए। उसकी फॉरहेड के ठीक बीचों बीच माथे पर एक बैल की आंख उभर आई। फिर हुलिंगर ने देखा कि किन्मू के पीछे एक बैल की पूंछ लटक रही थी, जो पहले से ही बड़े हो गए थे और बैल के बड़े और मजबूत बट जैसे दिख रहे थे। उसकी पूंछ ने 2 बार उन मजबूत बट पर प्रहार किया, जो उसे बहुत दर्दनाक लगा। इंपीरियल प्रिसेप्टर हुलिंगर एक पल के लिए स्तब्ध रह गई। फिर उसने अपना सिर घुमाकर इंपीरियल प्रिसेप्टर से कहा, मेरे यंग मास्टर ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया है। उनका असली रूप, वे फॉक्स डीमन नहीं है, वे बुल डीमन है। इटर्नल पीस के शाही गुरु इस तरह के दृश्य के अभ्यस्त थे और उन्होंने हुलिंगर को समझाया, यह कोई दानव नहीं बल्कि एक प्रकार का गॉड ट्रांसफॉर्मेशन है, गॉड्स के रूप में ट्रांसफॉर्म होना। वह स्वाभाविक रूप से समझ गया कि यह किन्मू का ट्रू फॉर्म नहीं था, बल्कि एक अनोखी टेक्निक थी। ऐसा प्रतीत होता था कि यह हेवनली डेविल सेक्ट की कुछ टेक्निक्स के मर्ज करने का इफेक्ट था। ऐसा प्रतीत होता है कि यह स्पिरिट क्रिएशन टेक्निक का 5 एलिमेंट्स रेल्म की मार्स टेक्निक के साथ मर्जिंग है। उन्हें ग्रेट एजुकेशनल हेवनली डेविल स्क्रिप्टर्स के बारे में बहुत कम नॉलेज थी, इसलिए वे पूरी तरह से श्योर नहीं थे। किन्मू की बॉडी शेप शिफ्टिंग की क्षमता को गॉड ट्रांसफॉर्मेशन माना जाता था और कुछ टेक्निक्स इसे हासिल करने में भी सक्षम थीं। यह रेयर नहीं था और यह एक टाइप की बॉडी डिवाइन आर्ट्स थी। कुछ सेक्ट्स की टेक्निक्स स्पेशली अपने बॉडी को अपग्रेड करने के लिए गॉड ट्रांसफॉर्मेशन और डेविल ट्रांसफॉर्मेशन पर निर्भर थीं। हालांकि किन्मू के गॉड ट्रांसफॉर्मेशन ने इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को आश्चर्यचकित कर दिया। यह महज बॉडी डिवाइन आर्ट जैसा नहीं लग रहा था। बॉडी डिवाइन आर्ट का उपयोग स्वाभाविक रूप से बॉडी को अपग्रेड करने के लिए किया जाता था और यह व्यक्ति की बैटल एबिलिटी को इंक्रीज करने के लिए उसके स्ट्रॉन्ग बॉडी पर निर्भर करती थी। जबकि किन्मू का गॉड ट्रांसफॉर्मेशन सचमुच गॉड ट्रांसफॉर्मेशन जैसा प्रतीत होता था। नेशनल मास्टर की दृष्टि में किन्मू ने अपनी टेक्निक का उपयोग करके स्वयं को मार्स सॉवरेन के रूप में चेंज कर लिया था। जब उसका कॉर्पोरियल बॉडी बदला तो उसकी वाइटल चियाई भी उसी समय बदल गई, यहाँ तक कि उसके द्वारा निकली ऑरा भी बदल गई, जिसका अर्थ यह भी है कि उसने गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की अवस्था में बॉडी और डिवाइन आर्ट्स प्राप्त की। ये तो बहुत ही स्ट्रेंज बात थी। किन्मू के बॉडी में ट्रांसफॉर्मेशन अभी रुका नहीं था और उसके पैरों के नीचे फायर क्लाउड्स उमड़ने लगे, जो धीरे धीरे 2 फायर ड्रैगनों में ट्रांसफॉर्म हो गए। फायर ड्रैगन लंबे और बड़े होते गए और उसके शरीर को जमीन से ऊपर उठा लिया। किन्मू ने फायर ड्रैगन्स पर कदम रखा और उसके पैर उसके जूतों को फाड़ते हुए 2 जलते हुए खुरों में बदल गए। अब वह मार्स सॉवरेन की तरह लग रहा था, जो 2 फायर ड्रैगनों पर कदम रख रहा हो। किन्मू ने अपना हाथ उठाया और आसपास का वातावरण पल भर में अतुलनीय रूप से शुष्क हो गया, क्योंकि हंस के अंडे के आकार के फायरबॉल्स आकाश में उड़ने लगे। नेशनल मास्टर ने इन न तो बहुत बड़े और न ही बहुत छोटे फायरबॉल्स को उत्सुकता से देखा। अचानक हर फायरबॉल से महीन लपटों से बनी सोर्ड लाइट्स फूट पड़ी। हर सोर्ड लाइट्स सनसेट सोर्ड स्किल का प्रयोग कर रही थी और साथ ही साथ उसमें फायर एट्रीब्यूट स्पेल्स की पावर भी समाहित थी, इसलिए हर सोर्ड स्किल की पावर बिल्कुल भी कमजोर नहीं थी। युयुआन एम्पायर की सनसेट सोर्ड स्किल अत्यंत पारंपरिक है, जिसमें सोर्ड प्लेट्स की अद्भुत क्षमता भी है। मंत्रों की शक्ति को मिलाकर आपकी ताकत की तुलना मूल रूप से डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर्स से की जा सकती है। नेशनल मास्टर ने आह भरी, यदि तुम 6 डायरेक्शन रियलम के किसी डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर से आमने सामने भिड़ते हो तो तुम्हारी मृत्यु नहीं होगी। यदि तुम गॉड ट्रांसफॉर्मेशन की बॉडी डिवाइन आर्ट का प्रयोग कर सकते हो तो तुम 6 डायरेक्शन रियलम के डिवाइन आर्ट्स प्रैक्टिशनर का मुकाबला कर सकते हो। किन्मू कीसोडू स्किल से वापस लौटकर फायरबॉल्स पर फोकस्ड हो गई। फायरबॉल्स आपस में टकराए और एक विशाल लाल सूर्य का रूप धारण कर लिया। फिर उसने अपना मुंह खोलकर उस लाल सूर्य को अपने भीतर समा लिया और अपने बैल जैसी नाक से आग की 2 लपटें निकालीं। उसने ओवरलॉर्ड बॉडी 3 एलिक्सर टेक्निक का प्रयोग बंद कर दिया और उसके सिर पर मौजूद बैल के दोनों सींग धीरे धीरे सिकुड़ गए। उसका शरीर भी धीरे धीरे सामान्य हो गया और उसके पैरों के नीचे मौजूद 2 फायर ड्रैगन धीरे धीरे गायब हो गए।
किन्मू ने अपने बटक्स को छुआ और हैरानी भरा भाव दिखाया। उसके बटक्स में तेज दर्द हो रहा था, मानो किसी ने उसे कई बार कोड़े मारे हों। क्या ऐसा हो सकता है कि मैं बचपन से ही गाय चराता आया हूँ, इसलिए मुझे गाय के नितंबों पर चाबुक मारना अच्छा लगता है? डिसेबल्ड एल्डरली विलेज के काउहर्ड बॉय ने मन ही मन संदेह से सोचा। सामने एक विशाल माउंटेन था, जहां से आकाश से गिरता हुआ झरना किसी उल्टे आकाश गंगा जैसा प्रतीत हो रहा था। झरने का सफेद रंग, चट्टान का काला रंग, पर्वत शिखर की हरियाली और उनके सिर के ऊपर चमकता सूरज मिलकर पर्वत और नदी का एक स्याही से बना चित्र प्रस्तुत कर रहे थे। पानी की आवाज इतनी तेज थी कि कान बहरे हो रहे थे और चारों ओर घनी जलवाष्प फैली हुई थी। हवा में हर जगह महीन धुंध छाई हुई थी, जो सबके शरीर पर गिर रही थी और कुछ देर बाद उनके कपड़ों को हल्का नम कर रही थी। इस जगह ने लोगों को आनंद और सुकून का एहसास कराया। इटर्नल पीस के शाही गुरु उन्हें दक्षिणी सीमा तक ले आए और उन्होंने कोई आधिकारिक मार्ग नहीं अपनाया। उन्होंने स्वयं दिशा तय की और चलना जारी रखा, जिससे वे अब पहाड़ों तक पहुंच गए थे। झरने के पानी से एक गहरा, साफ पानी का पूल बन गया था और उसके किनारे एक सींगों वाला हिरण बैठा था, जो अपनी छोटी पूंछ हिलाते हुए घास चर रहा था। उसके शरीर पर बेर के फूल के आकार के सफेद धब्बे थे। जब उसने उन्हें आते हुए देखा तो हिरण ने तुरंत अपना सिर उठाया और 2 कदम आगे बढ़ते हुए उन्हें गौर से देखा। सबने दबे स्वर में कहा, वाह! ये हिरण लगभग ड्रैगन किलिन के बराबर आकार का था और देखने में बहुत ही मैजेस्टिक लग रहा था। वह हिरण अपनी नाक से फूंक मारता हुआ तालाब के किनारे आ गया। तालाब के किनारे बुनी हुई सरकंडे की जैकेट पहने एक बुजुर्ग व्यक्ति खड़ा था और उसने मछली पकड़ने के लिए अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी किनारे पर गाड़ दी। उस एल्डर के बगल में एक बच्चा बैठा था, जो बच्चे से यंगर लेकिन टीनेजर से छोटा था। ऊब के मारे उसने पत्थर उठाए और उन्हें वहीं फेंकना शुरू कर दिया जहां बुजुर्ग का हुक था। इस बच्चे ने 1-2 पत्थर नहीं फेंके, बल्कि लगातार फेंकता रहा। यह झरना इतना विशाल था और पानी का बहाव इतना तेज था कि अगर मछलियां होतीं तो भी चारा नहीं खाती। साथ ही यह बच्चा लगातार पत्थर फेंक रहा था, इसलिए इस बड़े को आज कुछ भी पकड़ने की उम्मीद नहीं थी। युए किंगहोंग ने सिर हिलाते हुए कहा, यह बच्चा उसका अपना है, वरना वह उसे पीट पीट कर मार डालता। भला कौन यह सब सहन कर सकता है? किन्मू ने हैरानी भरे एक्सप्रेशन से चारों ओर देखा। यह मछली पकड़ने की जगह नहीं थी, फिर भी यहाँ एक बुजुर्ग मछली पकड़ रहे थे। एक बच्चा कांटे पर पत्थर फेंक रहा था। देखने से ही ऐसा लग रहा था कि यह बुजुर्ग यहाँ मछली पकड़ने नहीं आए थे। ऐसे विल्डरनेस इलाके में, जहाँ फुटप्रिंट्स भी रेयर थे, वे केवल तभी रास्ता रोक रहे होंगे जब वे मछली पकड़ने नहीं जा रहे हों। ड्रैगन किलिन से कमतर न होने वाले इस बेर के फूल जैसे हिरण के अलावा इस बुजुर्ग की पहचान संभवतः यंग पेट्रियार्क के समान लेवल की थी। चेन वाणियुन और सी युन शियांग को भी कुछ गड़बड़ महसूस हुई और उन्होंने नेशनल मास्टर की ओर देखा। मंक, युन क्यू ने ज्यादा सोचा नहीं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़कर पूछा, एल्डर, यहाँ मछलियां कैसे हो सकती हैं? ये जरूर आपका पोता होगा, है ना? आपका पोता लगातार पत्थर फेंक रहा था। अगर मछलियां होती तो वे डर जाती। बुजुर्ग ने अपना सिर उठाया और मुस्कुराते हुए झुर्रियों से भरा चेहरा दिखाया। मछलियां क्यों नहीं हैं? क्या मछलियां अभी अभी नहीं आई थीं? युन क्यू ने अपने कांटे की तरफ देखा, लेकिन उसे कोई मछली नहीं दिखी। उसे बस वही बदमाश पत्थर फेंकता हुआ दिखाई दिया। दोस्तों, बहुत ही ध्यान से सुनना, स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। इटर्नल पीस के शाही गुरु ने आगे आकर व्यंग्यपूर्वक कहा, भले ही यह पूल बड़ा ना हो, लेकिन मछली छोटी नहीं है और उसे पकड़ना मुश्किल होगा। मुझे आश्चर्य है कि क्या एल्डर में इसे पकड़ने की एबिलिटी है। मुस्कुराते हुए बुजुर्ग के चेहरे पर झुर्रियां पड़ गईं। यह वर्ल्ड ओरिजिनली साफ पानी का एक पूल था। एक बड़ी मछली इस पानी को हिलाने आई। इस विशाल मछली को ड्रैगन गेट से कूदकर रियल ड्रैगन बन जाना चाहिए था, लेकिन इसने न केवल पानी को हिलाया, बल्कि छोटी मछलियों को खाकर उन्हें खत्म करना चाहा। इंपीरियल प्रिसेप्टर, आप ही फैसला कीजिए, क्या मुझे इस बड़ी मछली को पकड़ना चाहिए या नहीं? नेशनल मास्टर की निगाहें झपकीं और उन्होंने धीमी, न तेज गति से कहा, क्या यह थोड़ा अनुचित नहीं है कि वरिष्ठ सेक्ट की तुलना छोटी मछलियों से की जाए? क्या मैं सही कह रहा हूँ? सेक्ट्स को झोंक की तरह होना चाहिए, जो मछलियों के शरीर से चिपकी रहती हैं। भले ही पानी साफ दिखाई दे, लेकिन पानी में मौजूद मछलियां झोंकों से कटी हुई हैं और ऐसे में हमें मछली पकड़ने के बजाय झोंकों को दवा देकर उनसे छुटकारा पाना चाहिए।
बुजुर्ग ने एक शब्द भी नहीं बोला। इटर्नल पीस के शाही गुरु ने भी ठीक से बात नहीं की। जब बात बिगड़ने लगी तो और कुछ कहना बेकार था। वे पहले ही कुछ वाक्य बोल चुके थे और उन्हें लग रहा था कि वे एक दूसरे को मना नहीं सकते, इसलिए आगे बात करना व्यर्थ था। चूंकि उनके आदर्श अलग अलग थे और वे एक दूसरे को मना नहीं सकते थे, इसलिए दूसरे पक्ष को जड़ से उखाड़ फेंकना बेहतर होता और दूसरे पक्ष के आदर्श को डिस्ट्रॉय करना कहीं अधिक सीधा और ताज़ा तरीका होता। वह बुजुर्ग उठा और अपनी मछली पकड़ने वाली छड़ी और कांटा निकाला। एक विशाल पेड़ के पास छड़ी को सीधा खड़ा करके उसने अपनी पुआल की टोपी और बुनी हुई सरकंडे की जैकेट उतारी। उसने अपने बगल में खड़े शरारती बच्चे को पीछे हटने का इशारा करते हुए हाथ हिलाया। पहाड़ की ओर जाओ। नेशनल मास्टर ने किन्मू और बाकी लोगों से कहा, पहाड़ के उस पार जाओ और वहां मेरा इंतजार करो। एल्डर, क्या आपने अपनी एबिलिटीज मुझे पास्ट कर दी हैं? उस बुजुर्ग ने सिर हिलाते हुए कहा, मैंने तो इन्हें आगे बढ़ाया है, लेकिन शाही गुरु के बारे में क्या? नेशनल मास्टर ने उदासीनता से कहा, मुझे इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। मैं अपने शुरुआती दिनों में बहुत उग्र था और मैंने बहुत से लोगों को किल कर डाला, बहुत से सेक्ट्स का नाश कर दिया। इसके परिणाम स्वरूप कई सेक्ट्स के अनेक यूनिक स्किल्स लुप्त हो गए। हेवनली रिकॉर्ड्स फ्लोर की स्थापना के बाद से मुझे अक्सर इस बात का पछतावा होता है, इसलिए तब से मैंने लोगों को मारने से पहले हमेशा यह पूछने की आदत बना ली है। हालांकि किन्मू इस दुर्लभ बैटल को विटनेस करने के लिए वहीं रुकना चाहता था, लेकिन नेशनल मास्टर के लेवल पर दो एग्जिस्टेंस के टकराव से उत्पन्न कोलेशन शायद दुतियान डेविल किंग से भी कहीं अधिक वायलेंट होगा। अगर वह इतनी नजदीक से बैटल देखता तो उसकी मृत्यु निश्चित थी। किन्मू ने सख्ती से कहा, चलो पहाड़ पार करते हैं। वह सबको इस ऊंचे पहाड़ पर ले आया और नीचे देखा। झरने के नीचे मौजूद दो लोग कोहरे में छिपे हुए थे और साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। पत्थर फेंकने वाला वह शरारती लड़का एक विशाल हिरण पर सवार था और उनसे ज्यादा दूर नहीं था। उसने मासूमियत से पलकें झपकाईं और पूछा, आप लोग इंपीरियल कॉलेज से हैं? चेन वानियुन ने सिर हिलाकर पूछा। मैं ब्रदर को कैसे संबोधित करूं? बच्चे ने कहा, मुरान, वांग मुरान। उसकी उम्र किन्मू के लगभग सिमिलर थी, लेकिन किन्मू की तुलना में उसमें एक अलग ही स्थिरता थी। वांग मुरान बेहद फुर्तीला था और एक जगह स्थिर नहीं बैठ सकता था। चुप होते ही उसे ऊब महसूस होने लगती थी। विशाल हिरण पर सवार होते हुए भी वह शांत नहीं रह पाता था, बल्कि दौड़ते हुए हिरण के पिछले हिस्से पर थप्पड़ मारता रहता था। किन्मू ने पूछा, ब्रदर वांग किस सेक्ट से हैं? बच्चे ने कहा, लिटिल जेड कैपिटल। चैन वानयुन, योन क्यू और बाकी लोग थोड़े असमंजस में थे। उन्होंने इस सेक्ट के बारे में पहले कभी नहीं सुना था। इटर्नल पीएस एम्पायर में 3 बड़े पवित्र स्थल थे और कुछ बड़े सेक्ट भी थे जो इन 3 बड़े पवित्र स्थलों से कमतर नहीं थे, लेकिन लिटिल जेड कैपिटल उनमें से नहीं था। किन्मू दंग रह गया। जेड कैपिटल, ये 2 शब्द ऐसे थे जिनका इस्तेमाल कोई भी नहीं कर सकता था। जेड कैपिटल उस कैपिटल सिटी को संदर्भित करता था जहां सेलेस्टियल एम्परर रहते थे, और ये सेलेस्टियल एम्परर कोई गॉड नहीं बल्कि एक इमॉर्टल थे, इमॉर्टल्स के सेलेस्टियल एम्परर। किस सेक्ट ने इतना साहस दिखाया कि उसने लिटिल जेड कैपिटल नाम अपना लिया? वांग मुरान ने कहा, हमारी छोटी सी जेड कैपिटल की पवित्र भूमि में बहुत कम लोग रहते हैं। वे सभी मुख्य रूप से बूढ़े पुरुष और बूढ़ी महिलाएं हैं। मेरी उम्र के लोग वहां बहुत कम हैं। वांग मुरान ने कहा, इस बार एक व्यक्ति मिलने आया और मेरे मास्टर से मिला। उसने मेरे मास्टर से कहा कि वे इंपीरियल प्रेसेप्टर से मिलें और बताएं कि इंपीरियल प्रेसेप्टर डेविल के पाथ पर चल रहे हैं और वर्ल्ड के सभी सेक्ट्स का नाश करना चाहते हैं। मेरे मास्टर पहले तो ऐसा करने को तैयार नहीं थे, लेकिन फ्रेंड का रिक्वेस्ट ठुकराना उनके लिए मुश्किल था, इसलिए वे मुझे भी साथ ले आए। इस वर्ल्ड के लगभग सभी सेक्ट्स इंपीरियल प्रेसेप्टर द्वारा डिस्ट्रॉय कर दिए गए हैं और उनके कार्य वास्तव में डेविल से कम नहीं हैं। हु लिंगर अचंभित थी, क्या हम सही पक्ष में नहीं हैं? मुझे तो शाही गुरु के कार्य बहुत ही न्यायसंगत लगते हैं। वांग मुरान ने सिर हिलाते हुए कहा, तुम सब इंपीरियल कोर्ट के बाज और शिकारी कुत्ते हो, शाही गुरु के पंजे और दांत हो, और तुम्हारी बहुत बदनामी है। किन्मू असमंजस में था। उसे लगा कि नेशनल मास्टर का कार्य अब भी उचित और न्यायसंगत था। इसके अलावा नेशनल मास्टर में धार्मिकता का एक्सप्रेशन भी था और किन्मू को उनका हर कार्य सामान्य और न्यायसंगत प्रतीत होता था। यह दूसरों की नजरों में डेविल का पाथ कैसे बन गया? इसके अलावा इंपीरियल स्कॉलर्स, इंपीरियल कोर्ट के बाज और शिकारी कुत्ते
इंपीरियल प्रिसेप्टर के पंजे और दांत बनकर बदनामी का शिकार कैसे बन गए? नेकी और बुराई, शायद यह सिर्फ इस बात पर निर्भर करता है कि आप इसे कैसे देखते हैं। ये सब किन्मू ने मन ही मन सोचा। हुलिंगर ने पूछा, मुरान, अगर तुम्हारे मास्टर की मृत्यु हो जाए तो तुम क्या करोगे? वांग मुरान कॉन्फिडेंस से भरा हुआ था और सिर हिलाते हुए बोला, कोई भी मेरे मास्टर को नहीं मार सकता, उनकी एबिलिटीज को देखते हुए। इसी क्षण नेशनल मास्टर वांग मुरान के पास आए और बोले, जाओ और अपने मास्टर का शरीर ले आओ। मरने से पहले उन्होंने मुझसे कहा था कि उन्होंने अपनी सारी शक्तियां तुम्हें सौंप दी हैं। यह बहुत अच्छी बात है, अच्छे से कल्टीवेट करो। वांग मुरान शॉक्ड रह गया और अचानक हिरण की पीठ से कूदकर झरने की ओर दौड़ पड़ा। कुछ ही देर में उसकी चीखें सुनाई देने लगीं। लिटिल जेड कैपिटल काफी उल्लेखनीय है। मैंने इस सेक्ट के बारे में सुना है जिसका हेवन से कुछ कनेक्शंस है। इटर्नल पीस के शाही गुरु ने कहा, ली सिटी ठीक सामने है। मैं इंजर्ड हूँ, इसलिए आपको मेरे इलाज के लिए कुछ जड़ी बूटियां लानी होंगी। किन्मू ने सिर हिलाते हुए कहा, नेशनल मास्टर की इंजरीज का इलाज करना मुश्किल है। मैं जो दवा लिखूंगा वह निश्चित रूप से बहुत कॉम्प्लिकेटेड होगी। वांग मुरान ने एल्डर का शव उठाया और उसे हिरण की पीठ पर रख दिया। वह हिरण पर सवार होकर किन्मू, इंपीरियल प्रिसेप्टर और बाकी लोगों के पास पहुंच गया और चिल्लाते हुए बोला, इंपीरियल प्रिसेप्टर, मैं अपने मास्टर का रिवेंज लूंगा। इटर्नल पीस के शाही गुरु ने अपना सिर पीछे घुमाया और बेहद गंभीर होकर कहा, तुम्हारे मास्टर का स्किल बुरा नहीं है। जब तुम इन स्किल में महारत हासिल कर लो तो इन्हें अपने डिसाइपल्स को पास डाउन कर देना और उनकी एबिलिटीज और टेक्निक्स को लुप्त न होने देना। वांग मुरान ने एक चीख मारी और हिरण के पैरों के नीचे क्लाउड्स बन गए। जैसे ही वह आकाश में दौड़ा और धीरे धीरे गायब हो गया। किसी ने लिटिल जेड कैपिटल के इस ओल्ड नरम दिल वाले व्यक्ति को माहौल का जायजा लेने के लिए इनवाइट किया था, इसलिए वह निश्चित रूप से अपनी मौत का हकदार है। इटर्नल पीस के शाही गुरु ने अपनी दृष्टि हटाकर किन्मू और बाकी लोगों से कहा, लिटिल जेड कैपिटल एक मिस्टीरियस स्थान है जो सांसारिक मामलों से अलग सलग रहता है। इसका बैकग्राउंड अत्यंत एंशंट है। मैंने भी इससे पहले लिटिल जेड कैपिटल के बारे में केवल रूमर्स ही सुनी थी और यह पहली बार है जब मैं लिटिल जेड कैपिटल के किसी एक्सपर्ट से मिल रहा हूँ। उनके पास कुछ कल्टीवेशन तो है, लेकिन वे समय से पिछड़े हुए हैं। वे अक्सर बाहर नहीं निकलते और अन्य सेक्ट्स की टेक्निक्स में हुई एडवांसमेंट को नहीं देख पाए हैं। एक बंद वातावरण में खुद को सीमित रखने से समय से पिछड़ जाना स्वाभाविक है। याद रखें, यदि आप आउटसाइड वर्ल्ड में क्या हो रहा है इस पर ध्यान दिए बिना केवल कल्टीवेशन पर ध्यान केंद्रित करते हैं तो आप कभी भी एक्सपर्ट नहीं बन सकते। किन्मू और बाकी सभी ने सहमति में सिर हिलाया और अपने दिलों में सम्मान की भावना महसूस की। क्या वास्तव में इस बुजुर्ग मछुआरे को दूसरों ने स्थिति का जायजा लेने के लिए इनवाइट किया था? क्या वे इस बुजुर्ग के लाइफ का उपयोग यह परीक्षण करने के लिए कर रहे हैं कि इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर का जल कितना गहरा था? किन्मू की निगाहें डगमगा उठीं और वह मन ही मन सोचने लगा, यह संघर्ष तो शुरू हो चुका है। ली सिटी, इटर्नल पीस एम्पायर की सेना पहले ही इस स्थान पर आक्रमण कर चुकी थी और जब वे आए तब तक युद्ध समाप्त हो चुका था। लड़ाई बहुत इंटेंस नहीं होनी चाहिए। किन्मू ने चारों ओर देखा और पाया कि सिटी की दीवारें अभी भी पूरी तरह से सुरक्षित थीं। इटर्नल पीस एम्पायर की सेना सीधे आगे बढ़ी और सिटी के बाहर रेबल्स आर्मी से भिड़ गई और उन्हें तुरंत ही डिस्ट्रॉय कर दिया। उसने मन ही मन सोचा, इंपीरियल कॉलेज में एरे एलिमेंट हॉल और मिलिट्री सीक्रेट्स फ्लोर हैं, जहां फॉर्मेशन स्किल्स और अर्थ आर्ट सिखाई जाती थी। जब सेक्ट्स सीधे इटर्नल पीस एम्पायर की सेना का सामना कर रहे हैं तो उनका अंत स्पष्ट है। ली सिटी बैटल से डिस्ट्रॉय नहीं हुआ था, इसलिए यहाँ के लोग अभी भी सुरक्षित माने जाते थे। किन्मू जड़ी बूटी की दुकान पर आया और वहां से हर एक दुकान से कुछ जड़ी बूटियां ले आया। लगभग 1 दर्जन जड़ी बूटी की दुकानों का दौरा करने के बाद लगभग आधा दिन बीत चुका था और रात हो गई। किन्मू और बाकी लोग ली सिटी के यामिन में ठहरे। ली सिटी के मजिस्ट्रेट को पकड़ लिया गया था और उन्हें सुरक्षा के साथ इंपीरियल कोर्ट में भेज दिया गया था। कुछ ही समय बाद यामिन से एक सुगंधित औषधीय गंध आने लगी और लगभग 1 घंटे बाद एक नौकरानी एक बर्तन लेकर बाहर आई और उसमें से दवा की बची हुई राख को पत्थर के फर्श पर उंडेल दिया। 1 घंटे बाद उस नौकरानी ने दवाइयों के बचे हुए अवशेषों से भरा एक और बर्तन उठाया और उसे फुटपाथ पर उड़ेल दिया,
जिससे लोग उस पर पैर रख सके। ऐसा तीसरी बार हुआ और एक ही रात में 7 बर्तन औषधीय अवशेषों से भर दिए गए। भोर होने के बाद किन-मू और बाकी लोग आधा दिन बीत जाने तक दक्षिण की ओर रवाना नहीं हुए। ली सिटी की जड़ी बूटी की शॉप में हरे वस्त्र और सफेद कमीज पहने एक मिडिल एज्ड का स्कॉलर काउंटर के पीछे खड़ा था। वह दर्जनों नुस्खों के पन्ने पलट रहा था और इन नुस्खों में उन कुछ जड़ी बूटियों का जिक्र था जो किन-मू ने दर्जनों जड़ी बूटी की दुकानों से खरीदी थीं। यह ठीक नहीं है। ये जड़ी बूटियां बिल्कुल बेकार हैं। ये जड़ी बूटियां छोटों को ठीक करने के लिए नहीं हैं। यह बच्चा बहुत चालाक है। मिडिल एज्ड के स्कॉलर ने सिर उठाकर मुस्कुराते हुए कहा, कैपिटल में प्रसिद्ध इस लिटिल डिवाइन डॉक्टर से यही उम्मीद थी। आप नहीं चाहते कि मुझे जड़ी बूटियों से पता चले कि नेशनल मास्टर की इंजरीज कितनी गंभीर है, कितनी चालाकी है। हालांकि स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान, आप मुझे कम आंक रहे हैं। स्पिरिचुअल मास्टर, ये रहे मेडिसिनल अवशेषों के अवशेष। कुछ यंग अपोथिकेरीज बाहर से आए और उनमें से प्रत्येक अपने साथ एक पात्र लेकर आया था जो मेडिसिनल अवशेषों से भरा हुआ था। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने एक एक करके उनकी जांच की। कुछ देर बाद उन्होंने मन ही मन सोचा, यह लिटिल डिवाइन डॉक्टर वाकई चालाक है। इसने जानबूझकर अन्य औषधीय अवशेषों को मिला दिया ताकि मैं यह न देख सकूं कि नेशनल मास्टर का इलाज कैसे हुआ। लेकिन मेरे सामने इस तरह की ट्रिक्स चलना अभी तुम्हारे लिए अनुभवहीनता है। डिसाइपल्स, जड़ी बूटियां ले आओ। उन्होंने जड़ी बूटियों के नाम बताए और यंग हर्ब्स बेचने वाला तुरंत ही उन जड़ी बूटियों को लेकर आ गए। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने मन ही मन कुछ बुदबुदाया और उन्हें श्रेणियों में व्यवस्थित किया। उन्होंने कुछ बार व्यवस्था बदली और जब उन्हें लगा कि कोई गलती नहीं है तो उन्होंने अपने डिसाइपल्स को फर्नेस में जड़ी बूटियों को रिफाइन करने का आदेश दिया। कुछ घंटों बाद स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने अपनी तैयार की गई औषधियों को देखा। पहली औषधि एक जड़ी बूटी का सूप थी जो अतुलनीय रूप से इंटेंस थी। दूसरी मेडिसिन पॉइजन को दूर करने के लिए बाहरी रूप से लगाने वाली एक मेडिसिन मरहम थी। तीसरी मेडिसिन एक स्पिरिट पिल थी जो छोटी उंगली के सिरे जितनी बड़ी थी। गोली सिल्वर के कलर थी और उसमें नुकीले कांटे थे। बस हल्के से छूने पर ही इस स्पिरिट पिल से निकलने वाली गोल्डन एनर्जी चुभ जाती थी। चौथी मेडिसिन फर्नेस की तलहटी में जमी हुई मिल्की वाइट गैस थी। पांचवी मेडिसिन डार्क रेड लिक्विड था जो बहुत जल्दी वाष्पित हो गया। छठी और सातवीं मेडिसिन भी स्पिरिट पिल्स थीं, लेकिन उनके मेडिसिनल प्रॉपर्टीज डिफरेंट थे। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वेन ने 7 मेडिसिन्स की जांच की और प्रशंसा करते हुए उनके चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया। यह लिटिल डिवाइन डॉक्टर वाकई अद्भुत है, सचमुच अद्भुत। इसकी उपचार पद्धति से नेशनल मास्टर के सभी इंजरीज कम से कम 20 दिनों में या अधिकतम 6 महीने में पूरी तरह से ठीक हो जाते। वह 7 दवाइयां लेकर आया और तुरंत हवा में उछल गया। आकाश में प्रकाश की एक लकीर में बदल गया। प्रकाश की यह लकीर आधे दिन तक दक्षिणी सीमाओं की ओर उड़ती रही और 1000 मील की दूरी तय करने के बाद दक्षिणी सीमाओं के डाली सिटी में जा गिरी। डाली सिटी दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों का सबसे बड़ा नगर था। उस समय यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन का व्यापक प्रचार 1000 मील की दूरी तय करने के बाद दक्षिणी सीमाओं के डाली सिटी में जा गिरी। डाली सिटी दक्षिणी सीमावर्ती क्षेत्रों का सबसे बड़ा नगर था। उस समय यह एक ऐसा क्षेत्र था जहां बुद्धिस्ट डॉक्ट्रिन का व्यापक प्रचार होता था। इस क्षेत्र में कम से कम 3600 टेम्पल्स थे और इसे दक्षिण में वेस्टर्न पैराडाइज के रूप में ख्याति प्राप्त थी। बाद में इसे इटर्नल पीस में मिला लिया गया। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान सबसे भव्य लुओगुआंग टेम्पल में उतरे और तेजी से मंदिर के अंदर चले गए। मंदिर में लगभग 1 दर्जन उच्च कोटि के साधक मौजूद थे। वे सभी जागृत अवस्था में आ गए। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान यहाँ हैं। ब्रॉन्ज मास्क पहने उस व्यक्ति ने उसका स्वागत किया और मुस्कुराते हुए कहा, स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान, इस बार हमारे लिए कोई अच्छी खबर लाए होंगे। आप ठीक कह रहे हैं। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने 7 प्रकार की औषधियां निकाली और उन्हें एक पंक्ति में रखा। इस बार नेशनल मास्टर ने लिटिल जेड कैपिटल के वॉन्डरर जेन से मुकाबला किया था। हालांकि उन्होंने वॉन्डरर जेन को मार डाला, लेकिन वे भी घायल हुए होंगे। इस यात्रा में उनके साथ लिटिल डिवाइन डॉक्टर था, इसलिए मैंने सोचा कि वह उनके उपचार में मदद करेगा। इसलिए इस्तेमाल की गई औषधियां नेशनल मास्टर की इंजरीज की स्थिति को प्रकट करेंगी। ये 7 औषधियां लिटिल डिवाइन डॉक्टर ने कल रात तैयार की थीं। क्या आप सभी इन्हें देख सकते हैं?
हाई ऑफिशियल माँ लियानशान ने आश्चर्य से पूछा। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान नॉर्मली हेवन या अर्थ के आगे नहीं झुकते और स्वयं को हीलिंग आर्ट्स में नंबर 1 मानते हैं। यहाँ तक कि लिटिल पॉइजन किंग को भी आपकी चापलूसी करनी पड़ती है। आज आप एक नन्हे बच्चे को डिवाइन डॉक्टर क्यों कह रहे हैं? स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने गंभीरता से कहा। पहले मैं खुद को बहुत ऊंचा समझता था, क्योंकि हीलिंग नॉलेज के मामले में कोई भी मेरी बराबरी नहीं कर सकता था। वे सब बस नियम हकीम थे, जिन्हें कुछ नुस्खे पता थे, बस इतना ही। यहाँ तक कि लिटिल पॉइजन किंग ने भी केवल जेड फेस पॉइजन किंग्स की एबिलिटीज को ही इनहेरिट में पाया था और उसका अपना कोई कॉन्ट्रीब्यूशंस नहीं था। इसके अलावा मैं उसके कैरेक्टर से घृणा करता हूँ, जो अपने मास्टर के साथ विश्वासघात भी करे। मैं उसे तुच्छ समझता हूँ। लेकिन यह लिटिल डिवाइन डॉक्टर वास्तव में अपने टाइटल के वर्थी है। उन्होंने पहली औषधि की ओर इशारा करते हुए कहा, यह वह हर्बल सूप है जिसे उस लिटिल डिवाइन डॉक्टर ने दर्जनों जड़ी बूटियों से बनाया है। अकेले पॉइजनस हर्ब्स ही सूप का आधे से अधिक हिस्सा हैं। यह जड़ी बूटी का सूप सोल को उत्तेजित करने और सोल के इंजरीज को भरने में सहायक है। क्या शाश्वत शांति के गुरु की सोल इंजर्ड है? एक ओल्ड मैन हांफते हुए बोला। वह वाकई इंजर्ड है। मैंने अपने प्योर यांग 36 हेवनली स्पिरिट्स स्टार फील्ड्स का उपयोग करके उसकी सोल को चोट पहुंचाई थी, लेकिन उसने भी मुझे घायल कर दिया। अब दोस्तों, पता नहीं ये ओल्ड मैन वही है या नहीं जिसने नेशनल मास्टर के साथ फाइट की थी। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने कहा, यह जड़ी बूटी का सूप उनकी सोल्स के इंजरीज का उपचार करने के लिए है, जिसकी उन्हें सख्त जरूरत थी। दूसरी औषधि एक मरहम है। क्या इटर्नल पीस के शाही गुरु को कोई एक्सटर्नल इंजरी है जिसमें फायर पॉइजन है? एक और ओल्ड वुमन मुस्कुराई। स्पिरिचुअल मास्टर का अनुमान बिल्कुल एक्यूरेट है। मेरी टेक्निक्स में फायर पॉइजन छिपा हुआ है। जब हमने इटर्नल पीस के शाही गुरु पर घात लगाकर हमला किया था, तब मैं उनके दिल के पिछले हिस्से पर वार करने में कामयाब रही थी। लिटिल डिवाइन डॉक्टर छोटा सा मरहम फायर पॉइजन से छुटकारा दिलाने में सहायक होता है। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने तीसरी औषधि की ओर इशारा करते हुए कहा, इस स्पिरिट पिल में गोल्ड की छिपी हुई है, जो अत्यंत शार्प है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को किसी वुड पॉइजन और वेनमस इंसेक्ट से चोट लगी होगी। उस दिन इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर को चोट पहुंचाने के लिए वुड पॉइजन या वेनमस इंसेक्ट का प्रयोग किसने किया था? एक अन्य एल्डर ने हंसते हुए कहा, जब हम तीनों ने मिलकर शाही गुरु पर हमला किया था, तब मैंने वेनमस इंसेक्ट का इस्तेमाल किया था। तो बस यही बात है। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने आगे कहा, चौथी औषधि भाप देने की टेक्निक के लिए है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर के साथ ग्रेट डिवाइन ट्रेजर्स में इंजरीज आई हैं, इसलिए औषधीय गुणों का उनमें प्रवेश करना कठिन है। इसीलिए इस लिटिल डिवाइन डॉक्टर ने मेडिसिनल एनर्जी को गैस में परिवर्तित कर स्टीमर में नेशनल मास्टर को भाप दी। लोगवांग टेम्पल के कल्ट मास्टर्स मुस्कुराते हुए बोले, वह भाप से पककर क्यों नहीं मर गया? इसके अलावा अभी भी कुछ हिडन डेंजर्स बाकी हैं। इसलिए इस लिटिल डिवाइन डॉक्टर ने एक्यूपंक्चर और मॉक्सिब्यूशन का प्रयोग किया। ये सुइयां खोखली हैं और इनमें 5वीं औषधि छिपी हुई है। यह औषधि बहुत तेजी से वाष्पित हो जाती है और शरीर में प्रवेश करने के बाद उसकी त्वचा में समा जाती है। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने छठी औषधि की ओर इशारा करते हुए कहा, यह औषधि शरीर को शक्ति प्रदान करने और इस उपचार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए है। 7वीं औषधि एक पूरक औषधि है, जो नेशनल मास्टर के शरीर को पोषण प्रदान करती है। इस परीक्षण के बाद मैं निसंदेह पुष्टि कर सकता हूँ कि नेशनल मास्टर पूरी तरह से स्वस्थ हो चुके हैं। उन्होंने प्रशंसा व्यक्त करते हुए कहा, हालांकि इस लिटिल डिवाइन डॉक्टर को 1 महीने का समय देने पर नेशनल मास्टर को उनकी पीक परफॉर्मेंस तक वापस लाया जा सकता है और उनके सभी घाव बिना किसी छिपे खतरे के ठीक हो जाएंगे। पैशन पार्टिंग पैलेस की पैलेस मास्टर ने भौहें चढ़ाते हुए धीरे से कहा, सभी को सूचित किया जाता है कि इंपीरियल प्रिसेप्टर की इंजरीज हमारी अपेक्षा से कहीं अधिक गंभीर प्रतीत होती हैं। ब्रॉन्ज मास्क पहने उस व्यक्ति ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसा इसलिए है क्योंकि वह लिटिल जेड कैपिटल के वॉन्डरर जेन से मिला था। मैं वॉन्डरर जेन को पहले से जानता था और उससे क्लोज कनेक्शंस थे। बस उसके लिटिल जेड कैपिटल जाने के बाद हमारा एक दूसरे से संपर्क कम हो गया। वॉन्डरर जेन भी डिवाइन ब्रिज रेल्म के पीक पर है और इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर से कुछ कमतर नहीं है। स्पिरिचुअल मास्टर दाओ क्वान ने कहा, लिटिल जेड कैपिटल के वॉन्डरर जेन की मृत्यु हो चुकी है। इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर ने उन्हें मार डाला। जब मैली सिटी में था,
तब मैंने पहाड़ से आती हुई पल्सेस को महसूस किया। पैशन पार्टिंग पैलेस के मास्टर की निगाह ब्रॉन्ज मास्क वाले व्यक्ति पर पड़ी, मानो वह जानना चाहते हों कि मास्क के पीछे किसका चेहरा है। तुमने वॉन्डरर झेन के साथ अपनी शुरुआती दोस्ती का फायदा उठाकर उसे मौत के घाट उतारा। क्या तुम बहुत ही शातिर नहीं हो? जब से मैं तुमसे मिला हूं, तुम हमेशा मुखौटा पहने रहते हो और अपना चेहरा दिखाने की हिम्मत नहीं करते। तुमने अपने मित्र को धोखा दिया और अपनी पहचान छुपाई। इससे मुझे बहुत चिंता हो रही है। अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मुझे डर है कि मुझे पता भी नहीं चलेगा कि मुझे किसने धोखा दिया। मास्क मैन ने कहा। पैलेस मास्टर क्यू, आप निश्चिंत रह सकते हैं। उनके साथ निश्चित रूप से कुछ भी गलत नहीं हो रहा है। पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर क्यू। डीई ने ध्वनि के स्रोत की ओर देखा और पाया कि बोलने वाला व्यक्ति थ्री वंडर्स कैसल के 3 अजूबों में से एक बिग कैसल के लॉर्ड 6 जंगली थे, जो कैपिटल सिटी में इंपीरियल कॉन्सॉर्ट 6 के फादर थे। उसके विद्रोह करने के बाद उसने इंपीरियल कॉन्सॉर्ट 6 को भी फंसा लिया था और अब यह पता नहीं था कि कोल्ड पैलेस में वह जीवित है या मृत। पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर ने उदासीनता से कहा, सचमुच कोई समस्या नहीं, सिर्फ इसलिए कि आपने ऐसा कहा। कासल लॉर्ड 6, यह मत भूलिए कि आप भी रॉयल फैमिली के रिलेटिव हैं। 6 जंगली के चेहरे पर थोड़ा सा भाव परिवर्तन आया और वह कुछ कहने ही वाली थी कि तभी एक ओल्ड वुमन हंसते हुए बोली, पैलेस मास्टर, इस व्यक्ति की आइडेंटिटी में कोई प्रॉब्लम नहीं है। यह बात कहने वाली ओल्ड वुमन ओल्ड जनरेशन के उन 3 स्ट्रॉन्ग प्रैक्टिशनर्स में से एक थी जिन्होंने इटर्नल पीस इंपीरियल प्रिसेप्टर पर घात लगाकर हमला किया था। चूंकि उसने कोई समस्या नहीं बताई थी, इसलिए पैशन पार्टिंग पैलेस मास्टर को खुद को संयमित रखना पड़ा। चूंकि इटर्नल पीस के शाही गुरु अभी भी अपनी गंभीर चोटों से जूझ रहे हैं, तो क्या हमें उन्हें ठीक होने के लिए समय देना चाहिए? ब्रॉन्ज मास्क पहने हुए व्यक्ति ने चारों ओर देखा और पूछा। उन्होंने हे शियाओपेंग को बुलाया और हमें 2 विकल्प दिए। अब हमें फैसला करना है, हमें कौन सा विकल्प चुनना चाहिए। इसी के साथ दोस्तों, ये वाला एपिसोड यहीं पे खत्म होता है, लेकिन इसके आगे के एपिसोड में आपको एक भयानक फाइट देखने को मिलेगा, क्योंकि रिबेलियंस ने नेशनल मास्टर पर हमला कर दिया होता है और सारे स्कॉलर्स भी डेंजर में आ जाते हैं। और आगे क्या क्या होता है आगे के एपिसोड में, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और यार 1 के सब्सक्राइबर्स भी पूरा करवा दीजिए।